जितनी मेरी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लाइव लेक्चर अटेंड करो, वरना बेटा आप ना ये करते ही रह जाओगे कि कर लूंगी। क्लास में बैठे हो, क्लास का अटेंशन बिल्कुल क्लास में होना चाहिए। कंटेंट 80 से 90% क्लास में याद होना चाहिए, तभी आप जब उसको रिवाइज करोगे आपको 15 मिनट या 20 मिनट टाइम लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड बेसिकली आपको पढ़ाई करना है, क्या रेलेवेंट है वो आपको जानना जरूरी है। इररेलेवेंट चीजों को आपको नहीं पढ़ना। साल आपको कैसे पढ़ना है, पूरे सेशन आपको कैसे पढ़ना है, थ्रू आउट आप 11th और 12th में ऐसे पढ़ाई कैसे करें कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े और एक बारी में आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए आपको अपने क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, पहले उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ टू प्लान द लेक्चर। बेटा देखो, आपके लेक्चर्स जो होंगे वो लाइव लेक्चर्स होंगे, और मैं आप लोगों को एक क्लियरली एक बात बता दे रही हूं, आज का डेट आप नोट करके रखो। मैं लास्ट ईयर के अर्जुनास को भी ये चीज बोलती थी कि बेटा डेट नोट कर, जब तू अगले साल यहाँ पे बैठेगा ना तब तू कहना कि मैम हमारे पास बहुत टाइम था। अभी तो तू कह रहा है कि मैम बहुत टाइम है हमारे पास, मैम हमें तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बट ये समय जो है इतनी जल्दी बीतेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का दिनांक है 8 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2025 आने में बेटा बहुत देरी नहीं लगेगी। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को अभी लगता होगा कि बहुत समय है हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए, मैम हम तो कर लेंगे आराम से, हमें क्या टेंशन है। बट बेटा ये समय इतनी जल्दी बीतता है, इसमें आप लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो आपको अवॉइड करनी है, सो दैट बेटा एक साल के बाद जब आप इस 2025 के डेट पे आओ तो खुशी खुशी लक्ष्य के बैच में बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके बेटा लेक्चर्स जो हैं वो लाइव होंगे, बट कई बच्चे कहते हैं मैम अगर हम लाइव अटेंड ना कर पाए, पहली प्रायोरिटी आप सबकी बेटा ये होनी चाहिए कि आप लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करो। तो रिवाइज करोगे आपको 15 मिनट या 20 मिनट टाइम लगेगा, वरना क्या होगा, क्लास में अटेंशन था ही नहीं, फिर क्लास बंद की, रिवीजन करने चले, आधे टर्म समझ नहीं आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा उस टॉपिक में लगा दिया जिसमें 15 मिनट लगने चाहिए थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जितना बोलो उतना कम है बेटा। क्लास में आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, आप अभी मेरे से पढ़ोगे भी और आप मेरे नोट्स देखोगे भी, मैं आप लोगों को प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगी, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। आपका पेपर नीट का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बच्चे अभी आएंगे, मुझे पता है ये बात, बहुत सारे ज्ञानी बच्चे आएंगे, मैम इसका भी पढ़ लेते हैं, मैम इन टीचर का भी पढ़ लेते हैं, मैम इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, मैम उस बुक से भी पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी में ही बेटा 11th में ही 12th में ही पीएचडी करने लगते हैं, डॉक्टर बनने लगते हैं। आपको 11th और 12th में डॉक्टर नहीं बनना है, आप डॉक्टर बन पाओ उसके लिए आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो आपको डॉक्टर बनाने में आगे मदद करे। बेटा यहाँ पीएचडी नहीं करनी है। बेटा बायोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाओगे तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा, फिजिक्स में एक्सपर्ट बन जाओगे तो सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। रेलेवेंट पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं अपनी नीट की जर्नी से, बेटा मेरी नीट की जर्नी अर्जुना बैच में एक यूट्यूब पे ही मेरा एक वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने बहुत दिल खोल के बात की है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में ये बहुत बड़ी गलती की थी बेटा, कि मैंने जो नहीं पढ़ना था उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया, और कोई बताने वाला ही बेटा मुझे लगता है कि नहीं था कि यार ये मत पढ़ो, ये काम का नहीं है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे टॉपिक्स पढ़ रही हूँ जो काम के ही नहीं है। तो क्या नहीं पढ़ना, क्या डिस्कार्ड करना है, वो जानना बहुत जरूरी है बेटा। जो गलती हमने की है, मैं नहीं चाहती वो गलती आप करो बेटा। आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है। जब मैं ये बोलती हूँ तो बच्चों को लगता है एनसीईआरटी बड़ी इजी है। अभी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है उसको समझना कितना कठिन है, और उसी लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए बेटा हम हैं आपके लिए। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एक बुक मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ बहुत जल्द। इस महीने आप लोगों को वो बुक भी मिल जाएगी, एंड दैट बुक इज जूलॉजी मेड इजी। तो आप लोगों के पास होगी जूलॉजी मेड इजी, प्योर बेटा हैंड रिटन नोट्स हैं वो, इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है वो इस बुक में है। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से करेगी, लेकिन नोट्स आपको क्लास में बनाने हैं। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूँ। इस बुक की बात तो बेटा बाद में देखी जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड बेसिकली आपको पढ़ाई करना है। क्या रेलेवेंट है वो आपको जानना जरूरी है, इररेलेवेंट चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, देखो आज से 15-20 साल पहले क्या पेपर में आता था उससे आपको मतलब नहीं है। मैम रीसेंट ईयर्स में पेपर का पैटर्न क्या है, बोलते हैं ना बेटा वक्त के साथ साथ आपको बदलना पड़ता है। जब आप 12वीं कक्षा में आओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में हम बोलते हैं कि यार नेचर ना सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो बोलते हैं कि
जब एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो आप उस चेंज में सर्वाइव कर पा रहे हो या नहीं, वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, है ना बेटा। तो वैसे ही बहुत पहले के टाइम पे पेपर कैसे आता था उससे आपको मतलब नहीं है मैम। रीसेंट ईयर का जो पैटर्न है ना, उस रीसेंट ईयर के पैटर्न के बेसिस पर ही आपका पेपर आने वाला है। मैं आपको पीवाईक्यूज क्लास में कराऊंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैम पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले कुछ सालों में पेपर कैसा है। और उससे दो चीजें फायदा होता है। एक फायदा होता है कि आपको ये पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। हालांकि सारे सपोले यही बोलते हैं मैम हमारे टाइम पे पेपर डिफिकल्ट आया था, मैम उनका पेपर बहुत इजी था, बोलते हैं ना अपनी ग्लास में पानी कम ही लगता है। अंग्रेजी का एक डायलॉग है, मुझे लगा कि तुम्हें समझ अंग्रेजी में थोड़ा कम आएगा। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना, दूसरे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अपनी हमेशा चीजें तुम्हें लगता है कि मेरा ही खराब है उसका अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो एक तो ये पता चलेगा कि पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, और मेरा वादा है बायो के क्वेश्चन ऐसे तुम चुटकियों में कर रहे होगे बेटा। मैं कसम से बता रही हूँ, एक दो चैप्टर्स के बाद तुम प्रो हो जाओगे कि मैम अब तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। पीवाईक्यूज के अलावा भी हम कुछ और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसका दूसरा फायदा ये है कि तुम्हें बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैंने क्लास में पढ़ा, जो मैम ने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली मैम वही आया हुआ है। ये हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, वो प्रूफ होता है। मुझे तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को तुम्हें प्रूफ देने की थोड़ी जरूरत है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं आप, फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि रेलेवेंट ही आपको पढ़ाया जाएगा। बट स्टिल बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो उससे ये फील आएगी आपको, उससे आपको ये फील आएगी कि मैम नहीं, जो पढ़ा था ना वो बिल्कुल रेलेवेंट है, और वैसा ही मैम पेपर में पूछा जाता है। टेस्ट देना है कि नहीं, तो टेस्ट से मेरे सारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले डरते हैं। तो बेटा मैं एक बात आपको बताऊं, अगर मैं अभी अपने लक्ष्य के बच्चे से ना नीट के एक दिन पहले पूछूंगी ना, बेटा तैयारी हो गई 100%, मैम अभी भी लग रहा है बाकी है, तो प्रिपरेशन जो होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये हमेशा अंदर से फीलिंग आती है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है। तैयारी पूरी हो, तैयारी पूरी ना हो, आपको टेस्ट 100% देना है। टेस्ट 100% देना है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, बोर्ड्स जब तुम दे रहे थे तो तुम्हें ये लग रहा था कि मुझे 100 पूरा हो गया है? एग्जाम देने से पहले पहले तक भी ना ये फीलिंग आ रही होती है, यार अभी भी बचा है, यार मुझे को लग रहा है मैं भूल रही हूँ, अभी भी ये बच गया, यार मैंने तो ये वाला टॉपिक। तो इस चक्कर में कि मेरी तैयारी नहीं हुई है पूरी, मैंने पूरा नहीं किया है, मैं पेपर नहीं दूंगी, ये सबसे बड़ी मूर्खता है बेटा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ये मूर्खता आपको नहीं करनी है बेटा। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। कई बार मैंने भी ऐसा किया है, मेरी तैयारी नहीं हुई है। अरे तो क्या हुआ भाई, आप पेपर दो बेटा, आप जितना प्रिपरेशन हो, मैं तो ये कहती हूँ पहली बात तो कोशिश करो कि पूरी प्रिपरेशन के साथ में पेपर दो। लेकिन अगर कभी नहीं भी हो पाता तो भी आपको पेपर स्किप नहीं करना है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो आपको गलतियों का एहसास होगा। टेस्ट देंगे तो गलतियों का एहसास होगा, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलतियां आपने की वो आप रिपीट ना करो, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो। आपको बेटा टेस्ट पेपर के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हमारी तरफ से मिलेंगे। लेकिन बेटा आपको पेपर देना है, जो गलतियां की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में बेटा अगर वो गलती, बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे को बैठ के अभी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, मैं उनको भी बता देती हूँ, आप मेक श्योर करना कि आपके बच्चे टेस्ट की एनालिसिस करते हो। क्योंकि बेटा मैं आपको बताऊं, आप 11वीं और 12वीं में इतने टेस्ट दे देंगे, इतने टेस्ट दे देंगे, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस की लिमिट है बेटा, टॉपिक्स तो वही है, क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक में से घुमा फिरा के आते हैं। और वो बच्चा जिसने जो गलती की थी ना क्वेश्चन में, अगर वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता है तो फिर तो बेटा वो क्वेश्चन मार्क आपका हमेशा डाउट ही रह जाएगा। पता चला ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आ गया और आपको फिर ना वो फीलिंग आ रही होगी, गिल्ट हो रहा होगा कि काश मैं उस टाइम पे सॉल्व कर लेता। एनीवे, टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना है? बेटा टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। मैम आपको अपना टाइम टेबल बना के पकड़ा दें कि बेटा तू इसे फॉलो कर, वो आपके लिए व्यर्थ है। आपको मेरे टाइम टेबल से कुछ फायदा नहीं होने वाला, फायदा आपको अपने खुद के टाइम टेबल से होने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जाते हैं, कई बच्चे हैं जो डमी स्कूल जाते हैं, तो सबका बेटा शेड्यूल टाइम टेबल अलग होगा। कोई सुबह पढ़ने वाला बच्चा है, कोई रात में पढ़ने वाला बच्चा है, किसी की बायोलॉजी वीक है, अगर वीक है तो अभी हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, कोई किसी को ज्यादा टाइम दे रहा है, कोई किसी को टाइम दे रहा है, तो टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। बट मैं एक आपको सजेशन दूंगी, वो सजेशन ये है कि आप बेटा टाइम टेबल में मैं आपसे कहूंगी कि आप डेली गोल्स बनाया करो। मैं आपको सही बता रही हूँ, इसके लिए आप मुझे थैंक यू करोगे
बोलोगे कि मैम थैंक्स, आपने ये वाली बात हमें बताई। आप अपने डेली गोल्स बनाओ। डेली गोल्स का मतलब होता है, जैसे मैं भी सुबह उठती हूँ ना बेटा, तो मैं अपने पूरे टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ कि मेरे को सुबह योगा करना है, फिर मुझे अपने लिए ये जूस बनाना है, फिर मेरे को अपना एक डायरी लिखनी है, फिर मुझे पेपर बनाना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, फिर मेरे को अर्जुना की पीपीटी बनानी है। तो मैं एक शेड्यूल अपने पूरे दिन को ना डिवाइड कर देती हूँ। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि मैं ना उन चीजों को बहुत अच्छे से अचीव कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्लानिंग है मेरे पास। तो आपकी जीवन की भी एक प्लानिंग, जो इंसान थोड़ा प्लानिंग करके चलता है ना, तो थोड़ा बेटर वे में उसको फॉलो कर पाता है। मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाओ बेटा, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। अभी तो आप लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एनर्जी है, 4 घंटे पढ़ लेंगे जूलॉजी, 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लेंगे, ये एनर्जी अभी होती है। बाद में 1 घंटे 45 मिनट से अगर मैंने 1 घंटे 50 मिनट कर दिया तो तुम्हें मौत आने लगेगी, कहोगे मैम बस करो, मैम बस करो, मैम छुट्टी 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 छुट्टी। तो ऐसे गोल्स बनाओ जो तुम्हें ओवर बर्डन ना करे, जिनको तुम बहुत इजीली फॉलो करो। और ऐसे जब आप बेटा धीरे धीरे फॉलो करने लोगे ना, तुम्हारी इतनी जबरदस्त बेटा शेड्यूल बनेगा, तुम इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को प्लान कर पा रहे होगे और उसको फॉलो कर पा रहे होगे कि तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ डेली टारगेट्स बनाओ, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, मेक स्मॉलर गोल्स, अचीव देम, यू विल फील गुड एंड देन बेटा यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। मेरी बात समझ गए? आगे बात करते हैं डीपीपी। हमने देखा है डीपीपी में बच्चे कामचोरी करते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको डीपीपीज मिलती है बेटा हर लेक्चर के साथ में। आपको आज के लेक्चर में नहीं मिली होगी क्योंकि ज्यादा टॉपिक कंप्लीट होगा नहीं। तो जैसे जैसे आपके बेटा बड़े बड़े टॉपिक्स कुछ कंप्लीट होते हैं बैच के अंदर, तो आपको कुछ उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड 10-12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके क्विज फॉर्म में रहता है बेटा ऐप में, आपको वो जरूर करना है। डीपीपी स्किप नहीं करना। हमने देखा है आधे बच्चे कामचोरी में नहीं करते हैं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टॉपिक पे होल्ड कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन डीपीपी जरूर लगाने हैं। जो टॉपिक पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो टॉपिक पढ़ा डीपीपी लगा ली, जो टॉपिक पढ़ा डीपीपी लगा ली, बहुत बढ़िया होल्ड बन जाएगा।